महाराष्ट्र में बहुत दिलचस्प सिचुएशन। अब आप देखिए कि इस बार जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के आ गई, यानी उसके 13 जो है वो सांसद आ गए। और शिवसेना जो सबसे बड़ी पार्टी है एक्चुअली, उसके सिर्फ 9 सांसद आए। अब बहरहाल ये एक नेचुरल चीज़ है कि अगर किसी के सांसद ज़्यादा हों और इलेक्शन 2 ही महीने पहले हुआ हो तो वो ज़्यादा सीटें मांगेगा। तो डेफिनेटली कांग्रेस ने ज़्यादा सीटें मांगी। लेकिन पिछले जो असेंबली के चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें ये आगे थी, शिवसेना आगे थी। और आम लोगों की सोच भी ये है कि शिवसेना बड़ी पार्टी है, उसका जो है मास बेस ज़्यादा है। तो ये बड़ा धर्म संकट था कि जिस पार्टी के बारे में लोग सोचते हैं कि वो कमज़ोर है, उसका दावा बड़ा है इसलिए कि उसकी बुनियाद है, और जिस पार्टी के बारे में लोग सोचते हैं कि वो उसका बेस बड़ा है, उसका समर्थन ज़्यादा है, तो उसकी सीटें कम है। तो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि इस पर झगड़े हो जाएंगे और ये जो है वो महा विकास आघाड़ी टूट जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस ने अपना वो जो वर्चस्व वाली बात थी, यानी 4 सीटें ज़्यादा होने के बावजूद कांग्रेस इस बात पे राज़ी हो गई कि वो शिवसेना से ज़्यादा सीटों पे नहीं लड़ेगी। और एक फार्मूला उन लोगों ने निकाल लिया, और वो फार्मूला ये है कि तीनों 85-85 सीटों पे लड़ेंगे, यानी 85 सीट पे शिवसेना, 85 पे एनसीपी और 85 पे ही कांग्रेस। तो इसमें क्या है कि एक रिस्पेक्टफुल चीज़ भी है कि कांग्रेस शिवसेना से कम पे नहीं लड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस के जो लोग हैं उनके मॉरल को भी संभालना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो बिल्कुल उनसे बेनियाज हो जाए, वो ठंडे बैठ जाएंगे तो काम नहीं होगा और पूरी अलायंस का नुकसान होगा। तो ये हुआ कि तीनों 85-85 पे लड़ने के लिए राज़ी हो गए, और इस तरह से उनका संकट तो ख़त्म हो गया। अब 33 सीटें ऐसी हैं कि जिनके बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है। तो लोग ये सोच रहे हैं कि उनमें से कुछ सीटें तो समाजवादी पार्टी को दी जाएंगी, इसलिए कि उसके 2 विधायक पहले से हैं। और उसमें से कुछ सीटें कम्युनिस्ट पार्टी को दी जाएंगी, इसलिए कि कुछ इलाकों में उनका सीपीएम का अच्छा वो है, प्रभाव है। इसी तरह से आम आदमी पार्टी को भी कुछ ना कुछ मिलेगा। और कुछ सीटें जो बच जाएंगी इन तीनों से, उनको फिर दोबारा एक और भी पार्टी है हमारे यहाँ, PWP उसको कहते हैं, किसान मजदूर पार्टी। तो उसको भी ये लोग मेरे ख्याल में 2-3 सीट देंगे, और फिर बाकी शिवसेना को कुछ और सीटें दी जाएंगी। अल्टीमेटली शिवसेना को दूसरों से ज़्यादा मिलेगी, या हो सकता है फिर बराबर कर दें, जो भी है। लेकिन फिलहाल महाविकास आघाड़ी में कोई झगड़ा नहीं है। अब उनके अंदर जो है वो एक तरह से एक संतुलन बन गया है। लेकिन जो दूसरा महायुति है, उसके अंदर बड़े झगड़े चल रहे हैं। अब आप देखिए कि उसमें बीजेपी ये कह रही है कि हम 95 पे लड़ेंगे, उसने घोषित कर दिया। शिंदे ने 45 घोषित कर दिया, अजीत पवार ने 37 घोषित कर दिए। लेकिन 106 पर जो है अब भी झगड़ा चल रहा है, और वो झगड़ा बहुत सीरियस है। मतलब शिंदे ने उसको बहुत सीरियस ले लिया। कल एक मीटिंग होने वाली थी अमित शाह के साथ, लेकिन शिंदे उसमें गए नहीं, और वो दोनों पहुंच गए थे, दूसरे अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस। लेकिन चूंकि सीएम ही नहीं आए तो वो मीटिंग नहीं हुई। खबरें तो ये भी हैं कि शिंदे ने ये कह दिया कि 4 सीटों पे जिस पे उनका दावा था, उस पे बीजेपी ने अपने कैंडिडेट ही डिक्लेयर कर दिया। मतलब ये किसी को कुछ समझते तो है नहीं। तो इसलिए अब जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर वो सीटें मुझको नहीं दी गई तो मैं जो है वो प्रचार नहीं करूँगा। तो इस तरह से एक ज़माने में शिंदे लाइन लगा के खड़े रहते थे अमित शाह के सामने, अमित शाह के दफ्तर के बाहर। और आज ये हाल है कि अमित शाह उनको दिल्ली बुलाते हैं तो वो जाते नहीं। इससे पहले भी एक बार ऐसा हुआ था कि अमित शाह जब बम्बई आए थे तो उन्होंने मुलाकात नहीं की। तो ये नाराज़ी तो है। शिंदे चाहते हैं कि जिस तरह से शिवसेना को पिछली बार जितनी सीटें दी गई थी, शिवसेना बड़ा भाई हुआ करती थी विधानसभा में, उतनी सीटें उनको दी जाएं। लेकिन बीजेपी तो ये कर ही नहीं सकती, बल्कि शाह जी ने यहाँ तक कह दिया कि भाई हमने तो बड़ी कुर्बानी दी थी, बड़ा त्याग दिया था, जो तुमको सीएम बना दिया। तो अब आप त्याग दो और हमको ज़्यादा सीटों पे लड़ने दो। लेकिन राजनीति में तो ये नहीं चलता है। आप एहसान जता करके किसी को जो है वो दबा नहीं सकते। तो ये दिलचस्प महाराष्ट्र में एक एक खेल होता है
जिसको तमाशा कहते हैं। मतलब वो उसमें लोग जो है वो, और उसमें एक बहुत मशहूर तमाशा होता है, उसका नाम कालू बालू का तमाशा है। यानी दो लोग हैं मशहूर, और उसको वो ट्रेडिशनल किस्म की चीज़ है। तो महायुति के अंदर जो है वो कालू बालू का तमाशा है। एक कालू जो है वो मुंबई में बैठा है, दूसरा बालू जो है वो दिल्ली में बैठा है, और दोनों आपस में जो है वो खींचातानी कर रहे हैं। इससे पहले भी एक मीटिंग ऐसी हुई थी जिसमें शिंदे और अमित शाह ने अकेले बातचीत की, और बाकी दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस, उनके बारे में पहले तो खबर आई कि वो घर के बाहर थे, और बाद में खबर आई कि उनको होटल के अंदर भी नहीं जाने दिया गया, यानी वो होटल के भी बाहर कर दिया गया। तो इस तरह की खींचातानी चल रही है। अब देखिए इस खींचातानी से इनका कितना नुकसान होता है और महाविकास आघाड़ी का कितना फ़ायदा होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लाडली बहन योजना का असर तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यह कि उसको काउंटर करने की भी कोशिश की जा रही है। अब वो लोग कितने कामयाब होते हैं ये भी समय बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो महाराष्ट्र का चुनाव है, ये बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही रोचक हो चुका है। लोगों के लिए इसके अंदर बहुत सारा मनोरंजन है, और वही मनोरंजन हम लोग ले रहे हैं और आपस में शेयर कर रहे हैं। मैं दो बातें और कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि आप देखिए बीजेपी को ये बात मालूम समझ में आ रही है कि हमारी हालत पतली है, और उसका सबसे बड़ा सबूत योगेंद्र यादव के ऊपर हमला है। योगेंद्र यादव सैकड़ों बार महाराष्ट्र आ चुके हैं, और पूरे भारत में जाते हैं, कहीं भी उनकी सभा को डिस्टर्ब नहीं किया जाता। लेकिन ये पहली बार हुआ कि अकोला में लोग उस पे चढ़ गए, और वो लोग बीजेपी के नहीं थे। उनके बारे में ये पता चला कि वो महाविकास इसके थे, प्रकाश अंबेडकर की के लोग थे। लेकिन ये कि उन्होंने काम उसी तरह से किया जैसे कि आजकल बीजेपी वाले, आरएसएस वाले कर रहे हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री ने कहा था इनको ठोक दो, तो वो जो ठोक देने का उन्होंने आह्वान दिया था, उसी के ऊपर जो है वो अमल करते हुए योगेंद्र यादव की सभा को डिस्टर्ब किया गया। एक बात और ये है कि ये जो नारा लगा कि बटेंगे तो कटेंगे, तो लोगों ने ये समझा, और शायद आपने भी ये समझा कि ये जो है वो सांप्रदायिक नारा है और हिंदू मुसलमान का मामला है। मुझको तो ऐसा लगता है कि ये खुद बीजेपी के लिए लिखा जा रहा है कि देखो अभी आप लोग आपस में जो है वो बटे हुए हैं, महायुति के लोग, और एक दूसरे को काट रहे हैं, तो अब आपको किसी और को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो इसलिए ज़रा अकल के नाखून लो और बंटना छोड़ो, और अपने आप को कटने से बचाओ। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा है, उनका काम है संगठन को चलाना, और हमारे अमित शाह जो है वो गृह मंत्री हैं, उनका काम है देश के को चलाना, यानी प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नंबर पे। हम ये देखते हैं कि इनको जो जिस चीज़ की तनख्वाह मिलती है, यानी अमित शाह को जिस चीज़ की तनख्वाह मिलती है वो गृह मंत्रालय से मिलती है, लेकिन ये अपने मंत्रालय का काम करने के बजाय पूरे टाइम जो है वो अपनी पार्टी का काम करते हैं। और अभी झगड़ा अगर हो गया तो उसको नड्डा को सुलझाना चाहिए, तो वो खुद जो है उसको सुलझाने में लग जाते हैं, और फिर अपनी जो है वो बेइज्जती भी कराते हैं। अब अगर एक मुख्यमंत्री जो है वो गृह मंत्री को आंख दिखाए, उसकी मीटिंग में ना आए, और उसके उससे है मुलाकात ना करे, तो इससे जो है वो किसका अपमान हुआ? इससे जो है वो गृह मंत्रालय का अपमान हुआ, पूरे देश का अपमान हुआ। तो मेरा जो है वो मशवरा ये है कि अमित शाह इस बात को याद रखें कि बहुत साल पहले, आज से 6-7 साल पहले, वो उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, 5 साल पहले। अब वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, वो देश के गृह मंत्री है। इतना कुछ हो रहा है पूरे देश में, इतनी अनारकी फैली हुई है, बहराइच में क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, ये सब को ठीक करना उनकी जिम्मेदारी। आज तक बहराइच पे उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, इतना बड़ा दंगा हो गया, अब तो पता चला कि उन्हीं के लोगों ने दंगा किया। तो वो अपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जिम्मेदारी को समझें और उसको अदा करने की कोशिश करें, और ये पार्टी का काम जो है वो नड्डा को या संघ वालों को या किसी और को जो है उसके हवाले करें। ये बहुत गलत बात है।
कि एक आदमी जिस जिम्मेदारी पे बैठा है उसको अदा करने के बजाय दूसरे काम करता रहे। धन्यवाद।